हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट चैप्टर आपका यहाँ पर चल रहा है सोल्यूशन, जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात कर रहे थे। आज के सेशन में उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में बात की थी परासरण दाब क्या होता है और प्रतिलोम परासरण क्या होता है, इसको हमने अच्छे से समझा था। उसी के आगे हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक वेंट ऑफ फैक्टर करके आपका एक फैक्टर आता है, उसके बारे में हम लोग पढ़े। तो ये प्रतिलोम परासरण के बारे में आपने लास्ट सेशन में पढ़ा था। रिवर्स ऑस्मोसिस, यदि अधिक सांद्र विलयन की ओर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाता है तो विलायक अधिक सांद्र से कम सांद्र विलयन की ओर गति करने लगता है। परासरण के विपरीत विलायक के प्रवाह को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसकी सहायता से जल को शुद्ध किया जाता है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? जल शोधन में भी कर रहे हैं। ओके, अब देखिए आपने क्या बोला। आपने बोला कि जहां पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, इसके बेसिस पर परासरण दाब के बेसिस पर आपने तीन प्रकार के सोल्यूशन मिला है। एक सम परासरी विलयन, अति परासरी और अर्ध परासरी। सम परासरी क्या है? जहां पर पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 है। पाई 1 एक विलयन का परासरण दाब, पाई 2 दूसरे विलयन का। अगर दोनों के परासरण दाब बराबर है तो उनको सम परासरी कहा जाएगा। अगर एक विलयन का परासरण दाब दूसरे से अधिक है तो जिसका अधिक होगा उसको अति परासरी और जिसका कम है उसको अल्प परासरी कहा जाएगा। ठीक है ना? देन बैंक ऑफ, और ऑफ भी आता है कहीं पर। ये वेंट ऑफ के द्वारा 1880 में दिया गया था। ठीक है ना? 1880 में उन्होंने। देखो हो क्या रहा है, आपके पास कोई विलायक है, ठीक है? वो विलायक आपका क्या हो रहा है? कोई विलायक है आपके पास, उस विलायक में आप लोग विलेय को मिला रहे हैं। ठीक है? अब विलेय आपके पास कोई भी हो सकता है। अब वो विलेय जब विलायक के साथ घोला जा रहा है तो उस टाइम क्या हो रहा है? क्या वो टूट रहा है या फिर वो जुड़ रहा है? ठीक है ना? देखो, सपोज आपके पास NaCl था, NaCl को लेकर चल रहे हो आप लोग, ठीक है ना? NaCl आपका क्या हो रहा है? जल में डालने के बाद Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है। टूट रहा है। Na आपके पास एक आपका क्या था? अणु था, और एक अणु से आपको कितने? दो अणु प्राप्त हो रहे हैं। समझ रहे हो? ये आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने एक्सपेक्ट क्या किया था कि एक अणु है हमारे पास, हम जल में डाले तो एक ही रहेगा, लेकिन वहां पर जाकर के क्या हो गया? दो अणु में वो बदल गया। ठीक है? तो ये तो क्या था? ये आपके पास पहले से था कि एक हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपके पास दो आ। समझ रहे हैं? तो क्या हो रहा है? वियोजन हो रहा है, टूट रहा है ना। NaCl क्या हुआ? जब NaCl को जल में डाला, सपोज जल आपका विलायक है, तो विलायक में डालने के बाद ये क्या हो गया? वियोजित हो गया, टूट गया, और टूट करके इसने दो मॉलिक्यूल बनाए। इसी तरह से कोई कंपाउंड ऐसा हो सकता है कि जिसको जल में डालने के बाद, यानी विलायक में डालने के बाद वो आपका जुड़ रहा है। तो यहाँ पर किसी भी जो विलेय है उसके वियोजित होने से या फिर संयोजित होने से अणु संख्या गुण बदल जाते हैं। ठीक है? अणु संख्या गुण बदल रहे थे, ये आपको पता है कि आपने अणु संख्या गुणों के बारे में पढ़ा, और वहां पर आपने क्या बोला कि जहां पर भी आपने अणु संख्या गुण को पढ़ा है, आपने हर एक फॉर्मूले में जो विलेय का अणु भार था वो नीचे देखा। विलेय का जो आणविक द्रव्यमान था वो कहाँ देखा आपने? हर में देखा। तो आप क्या बोल सकते हैं कि जो अणु संख्या गुण है, या जो अणुओं की संख्या है वो विलेय के आणविक द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है? यानी आणविक द्रव्यमान बढ़ रहा है तो अणुसंख्या गुण कम होगा। अणुसंख्या गुण आपका यहाँ पर
कम हो रहा है आणविक द्रव्यमान के बढ़ने से, आणविक द्रव्यमान कम होगा तो अणुसंख्या गुण क्या करेगा, आपका बढ़ेगा। तो इस तरह से, तो वेंट ऑफ फैक्टर में आपने देखा कि NaCl में Na और Cl में टूट गया। ठीक है, ये पॉइंट आप अलग से लिख लेंगे, याद रखने वाला पॉइंट है। देन आपने बोला NaCl के अलावा आपके पास सपोज MgCl2 था, इसको आपने विलायक में डाला तो ये किस में टूटेगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl निगेटिव। तो यहाँ एक ही मॉलिक्यूल था और ये टूटा किसमें, 1 और 2, ये 3 में टूटा। ठीक है, इसी तरह सपोज AlCl3 है आपके पास, तो ये कैसे टूट रहा है, ये Al3 पॉजिटिव प्लस 5Cl निगेटिव। ठीक है, तो ये भी 1 था और ये कितने में, 4 में आपका टूट, यानी इससे 4 बने। तो इन सभी में आपको क्या देखने को मिल रहा है, इन सभी में आपको वियोजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, कि इनके पास एक एक मॉलिक्यूल थे और जब ये वियोजित हुए तो एक से आपका यहाँ 2 बने, यहाँ 3 बने, यहाँ आपका 4 बने। तो आपने क्या बोला, अणुओं की संख्या बदल रही, अणुओं की संख्या बदल रही है तो आणविक गुणधर्म भी बदलेंगे। यहाँ अणुओं की संख्या 2 गुना हुई, अणुसंख्या गुण 2 गुना, यहाँ अणुओं की संख्या 3 गुना, अणुसंख्या गुण 3 गुना, यहाँ 4 गुना हो गया तो अणुसंख्या गुण 4 गुना। ठीक है, तो इस तरह से ये वियोजन हो गया। संयोजन में आपको देखने को मिलेगा, संयोजन में जैसे एसिटिक एसिड का एग्जांपल ले लो, इसके 2 मॉलिक्यूल थे आपके पास और यहाँ आपके पास एक ही मिलता है। तो यानी कि क्या हुआ, पहले आपके पास 2 मॉलिक्यूल थे, कितने थे, 2 लिखा था तो यानी 2 थे, और बाद में आपके पास एक ही रहा, तो यानी वो 2 रहे तो दोनों जुड़ करके एक बन गए। तो यानी क्या हुआ है, यहाँ पर आपका हुआ है संयोजन, या संगुणित भी, संगुणन भी आप इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, संगुणन। ठीक है, चलिए अब समझिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर या तो वियोजन हो रहा है या संगुणन। कब, जब विलेय को विलायक में मिलाया जाए। तो वैन हॉफ ने उसके लिए एक गुणांक दिया जिसे आई से आपका प्रदर्शित किया गया। तो वो आई आपका क्या, तो पहले समझिए, यदि विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो अणुओं की संख्या में अंतर आ रहा है। ठीक है ना, विलेय और विलायक को मिलाने के बाद, और वो किस प्रकार से आ रहा है, तो वे संयोजित, इसको आप संगुणित या वियोजित होते हैं। ठीक है, जिससे अणुओं की संख्या में अंतर आता है। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, आपका अणुसंख्य गुणधर्मों में भी अंतर आ जाएगा। अर्थात
समझ गए? हुआ क्या था? सबसे पहली चीज, विलय को विलायक में मिलाया गया। ठीक है, मिलाया जाता है तो संयोजित, संगुणित या वियोजित होते हैं। कौन? आपका विलय, विलय जो है या तो वो संयोजित होंगे या फिर संगुणित होंगे। यदि विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो वे संयोजित, संगुणित या वियोजित होते हैं। जिसके बाद वियोजन होंगे तो आपके अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी। संगुणित होंगे या संयोजित होंगे, जुड़ेंगे तो अणुओं की संख्या में कमी आएगी। तो जिससे कमी आ रही है चाहे वृद्धि हो रही है, इसका मतलब अंतर आ रहा है, तो जिससे अणुओं की संख्या में अंतर आता है। ठीक है, अर्थात अणुओं की संख्या में अंतर आएगा तो अणुसंख्य गुण भी बदल जाएंगे, तो उससे क्या हो रहा है, अणुसंख्य गुण धर्मों में भी अंतर आ जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको याद होनी चाहिए। और वही अंतर आपको देखना है कि किस प्रकार से आ रहा है। अब संयोजन और वियोजन को अणुसंख्य गुणधर्म के साथ क्या करेंगे, समायोजित करने के लिए वॉन थॉप गुणांक द्वारा परिभाषित किया जाएगा। ठीक है, लिखिए, वैन थॉप ने वान ऑफ ने संयोजन और वियोजन की सीमा का निर्धारण करने के लिए गुणांक दिया। ठीक है ना? एक गुणक आय जिसे वांट ऑफ लिखेंगे, गुणक कहते हैं प्रतिपादित किया, वो प्रतिपादित किया। ठीक है ना? ओके, यहाँ पर एक और चीज को क्लियर कर लीजिए, क्या बोला गया कि संगुणन हो रहा है। ठीक है ना? और संगुणन के पश्चात आपका क्या होगा, जो अणुसंख्य गुण है वो कम हो रहे हैं। अणुसंख्य गुण कम हो रहे हैं यानी आणविक द्रव्यमान जो है उसमें क्या हो रही होगी, वृद्धि हो रही है, क्योंकि आपने पहले ही बोला था कि आणविक द्रव्यमान जो है वो अणुसंख्य के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है ना? अणुसंख्या बढ़ रहा है, इसका मतलब आणविक द्रव्यमान वहां कम हो रहा होगा। अणुसंख्या घट रहा है यानी आणविक द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है उधर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इन्हीं को आप पॉइंट बना करके लिख लेंगे। वियोजन की स्थिति में, ठीक है, वियोजन की स्थिति में क्या हो रहा है, जब विलय का, जब विलय का आयनों में वियोजन होता है तो आपका जो प्रायोगिक मोलर द्रव्यमान होगा वो कम आएगा। ठीक है ना? प्रायोगिक विधियों द्वारा ज्ञात मोलर द्रव्यमान
वास्तविक द्रव्यमान की तुलना में कम होता है या कम होता है, कम आता है, ठीक है ना, तुलना में कम होता है, या वास्तविक द्रव्यमान से कम होता है, ऐसे लिख सकते हैं। अब संयोजन की स्थिति में क्या होगा, संयोजन या संगुणन जिसे आप कह रहे हो, यहाँ पर मोलर मास आपका बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर परिकलित द्रव्यमान अनुमानित द्रव्यमान से अधिक होता है, जैसे एसिटिक एसिड के केस में 2 गुना हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आप लोग लिखेंगे ऐसा मोलर द्रव्यमान जो परिकलित या अनुमानित द्रव्यमान से अनुमानित या सामान्य लिखेंगे, जो परिकलित तो जो हम नया परिकलन करेंगे जिसका वो, ठीक है ना, जो अनुमानित या सामान्य मोलर द्रव्यमान से उच्च या निम्न आता है, ठीक है, उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते, ठीक है। चलिए अब आपके फॉर्मूले आएंगे, आई का मान, ठीक है, पहला फॉर्मूला है संगुणन या वियोजन के पश्चात मोल, ठीक है, संगुणन या वियोजन के पश्चात कितने मोल हैं वो बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व कितने मोल, ठीक है।
तो संगुणन या वियोजन के पश्चात आपके पास क्या आएगा, जो प्रेक्षित आएगा, जो आप प्रैक्टिकली निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रेक्षित आपका अणुसंख्या गुण हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म, ठीक है, बटे संगुणन या वियोजन के पूर्व क्या थे, जो सैद्धांतिक थे पहले से हैं, तो वो आ जाएंगे सैद्धांतिक ठीक है। बोलो भाई। अब आपने बोला संगुणन और वियोजन के पश्चात जो मोल होंगे या प्रेक्षित अणुसंख्या गुण धर्म जो होंगे वो किसके, आपके व्युत्क्रमानुपाती में आएंगे, प्रेक्षित के, समझ रहे हो, जो असामान्य होगा तो वो नीचे आ जाएगा। और सैद्धांतिक या अणुसंख्या गुणधर्म किसके व्युत्क्रमानुपाती होंगे, जो सामान्य मोलर आपका द्रव्यमान था जो पहले से था तो उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यानी क्या होगा, सामान्य ऊपर चला जाएगा और असामान्य आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है। तो ये तीन आपके I के फॉर्मूले आ गए हैं यहाँ पर। बस यही आपका वेंट ऑफ फैक्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही आता है। तो जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम इसको जो NaCl वाला और MgCl2 वाले ये एग्जाम्पल लिए थे ना, इन्हीं को आगे समझते। तो हमने क्या बोला, सिंपल सी बात है भाई, हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में, हम विलयन बना रहे हैं। तो विलयन बनाने के लिए एक विलेय होगा दूसरा विलायक होगा, हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है। और मिक्स करने पर क्या होगा, हम बोल रहे हैं या तो विलेय टूटेगा या विलेय आपस में जुड़ेंगे। तो जब विलेय टूट रहा है तो टूटने को हमने बोला वियोजन, और जब भी विलेय आपके जुड़ रहे हैं, जुड़ने को हमने बोला संयोजन या संगुणन। ठीक है ना। तो यही हम बोल रहे हैं, यदि विलेय को विलायक में मिलाया जाता है तो वे संयोजित संगुणित, संयोजित या संगुणित एक ही वर्ड है, यानी जुड़ना, कंबाइन होना। ठीक है। या वियोजित होते हैं। विलेय क्या हो रहे हैं, या तो टूट रहे हैं या फिर आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है। और जब ऐसा हो रहा है तो टूटने पर आपने देखा था अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही थी। जैसे NaCl एक ही अणु था लेकिन वो टूट करके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटा तो दो अणु बने। तो क्या हुआ, टूटने पर संख्या में वृद्धि हुई, किसके, अणुओं की संख्या में वृद्धि हुई। अब अणुओं की संख्या में वृद्धि होगी तो आपने क्या बोला, अणुओं की संख्या यानी अणुसंख्या गुणधर्म, तो अणुसंख्या गुणधर्म भी बदलेंगे। तो वही फिर आपने लिखा आगे कि संगुणित या वियोजित होते हैं जिससे अणुओं की संख्या में अंतर आता है, अर्थात अणुसंख्या गुणधर्मों में भी अंतर आएगा। ठीक है। और इसी के लिए संयोजन और वियोजन की जो सीमा का निर्धारण करना था उसके लिए वैन हॉफ ने एक गुणांक दिया I, जिसको वैन हॉफ गुणांक कहा गया। ठीक है ना। और इसका परिकलन करने के लिए हमने क्या देखा यहाँ पर कि I इज इक्वल टू क्या होगा, संयोजन वियोजन के पश्चात कितने मोल हैं, ठीक है, और संगुणन और वियोजन के पूर्व कितने मोल हैं। यानी आपने बोला ना पहले कुछ और थे अणुओं की संख्या, बाद थोड़ा चेंज होंगे, तो वही हम देख रहे हैं कि संगुणन और वियोजन के पश्चात जो मोल है बटे संगुणन और वियोजन के पूर्व जो मोल। दूसरा, अणुसंख्या गुण में बदल रहे हैं क्योंकि अणुओं की संख्या बदल रही है, तो प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म बटे अगर हम सैद्धांतिक अणुसंख्या गुण देखते हैं तब भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर आई हम निकालेंगे, या सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान अगर निकालेंगे तब भी हमारा हो जाएगा। और असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है, मोलर द्रव्यमान में जो भी बढ़ोतरी हो रही है या कमी आ रही है उसको असामान्य कह रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो सामान्य नहीं है इसलिए उसको असामान्य कहा जाएगा। क्लियर है, बोलो जल्दी से नोट करिए फिर आगे चलते हैं।
चलिए अब समझिए, आई हमें मिल गया है। अब हम उन अणुसंख्य गुणधर्मों पर चलते हैं जो हमने पढ़े हैं। कौन कौन से? वाष्प दाब में आपका उन्नयन हो रहा था, अवनमन आ रहा था, ठीक है। क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक का अवनमन आपने देखा था, और परासरण दाब देखा था। तो उन्हीं सब जगह हम चलते हैं और इस आई को वहां रखते हैं वैल्यूज में कि कहाँ कहाँ आपका आई लगेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? वाष्प दाब में जो अवनमन आ रहा था, ठीक है ना। तो कितना आ रहा था? ये आ रहा था डेल्टा पी अपॉन पी, P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N। ये आपका क्या था? ये था वाष्प दाब में जो आपने क्या बोला, यहाँ पर अवनमन आ रहा है। और अवनमन किससे आ रहा था? क्योंकि आपने बोला कि यहाँ पर जब शुद्ध विलायक था तो पूरी सरफेस में उसी के मॉलिक्यूल थे, वाष्पीकृत ज्यादा हो रहे थे, वाष्प दाब अधिक बन रहा था, ठीक है। अभी अवनमन किस वजह से आया? जब विलय मिलाया गया तो विलयन का वाष्प दाब कम, अवनमन का मतलब कम हो गया, वाष्प दाब कम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसी को आपने इस फॉर्मूले से निकाला था। अब इसमें आप सिर्फ आप यहाँ पर आई लगा देंगे, यानी वेंट हॉफ के गुणांक के द्वारा आप इसको निरूपित करेंगे। तो ये आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू आई इंटू N2 अपॉन N1। क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? वाष्प दाब में अवनमन जो आ रहा है। और क्वथनांक में उन्नयन क्या है आपका? कौन सा फॉर्मूला निकाला था आपने क्वथनांक में उन्नयन का? ये निकाला था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल है। तो डेल्टा टीबी, यहाँ केबी से आगे क्या आ जाएगा? यहाँ भी आई आ जाएगा। क्लियर है? देन आपने क्या बोला? हिमांक में जो हमने यहाँ पर अवनमन देखा था उसके लिए भी आपने क्या निकाला? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम हो जाएगा। और इसके बाद आपने देखा था परासरण दाब, ठीक है ना। और परासरण दाब क्या था आपका? पाई इज इक्वल टू सी आर टी लिख रहे थे आप लोग यहाँ, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी आपका, ठीक है। तो यानी वेंट हॉफ फैक्टर आपका सभी जगह आ जाएगा। चलिए तो लिखेंगे वेंट हॉफ गुणक को शामिल करने के बाद अणुसंख्य गुणधर्मों के लिए समीकरण। ठीक है, तो पहला क्या था आपका? वाष्प दाब में अवनमन, यानी कि क्या बोल रहे थे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर आप बोलेंगे आपेक्षिक अवनमन तो वो हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वो क्या था आपका? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। तो I इंटू N2 अपॉन N1 आपका हो जाए। क्लियर? तो पहली इक्वेशन ये आ जाएगी आपकी। चलिए तो अभी टाइम हो गया है, तो आने वाले सेशन में, नेक्स्ट सेशन में हमारा, उसमें हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बोलो भाई कुछ समझ में आया? हैंड रेस करो किस किस को समझ में आया। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के